वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको यूपीएसएससी और अन्य एग्जाम से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम हिंदी मास्टर क्लास 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा का विकास। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाषा आखिर है क्या। जी, भाषा की सबसे सरल परिभाषा ये है कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। मतलब जो विचार हम शब्दों में बोल पाते हैं। बिल्कुल। और ये जो भाषा शब्द है, ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है बोलना या कहना। अच्छा, और भाषा की कई रूप भी होते हैं ना, जैसे राष्ट्रभाषा या कूट भाषा। जी बिल्कुल। राष्ट्रभाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, विशिष्ट भाषा, कई तरह के रूप हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दुनिया भर की भाषाओं की। सुना है कि संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं। जी, लगभग 3000। और इनको समझने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया है। इसके दो मुख्य आधार हैं। कौन कौन से? पहला है आकृति मूलक यानी मॉर्फोलॉजिकल, और दूसरा है पारिवारिक यानी जीनियोलॉजिकल। पारिवारिक वर्गीकरण, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जिन भाषाओं की उत्पत्ति एक ही मूल भाषा से हुई है, उन्हें एक परिवार में रखा जाता है, जैसे यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय और अमेरिकी भाषा परिवार। तो हमारी हिंदी किस परिवार का हिस्सा है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। हिंदी यूरेशिया खंड के भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब इंडो यूरोपियन। जी, तो हम भारोपीय परिवार तक पहुंच गए। अब इसके अंदर हिंदी को कैसे ढूंढेंगे? देखिए, भारोपीय परिवार को भी दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक है शतम वर्ग मतलब सैटम ग्रुप, और दूसरा है केंतुम वर्ग यानी सेंटम ग्रुप। और हिंदी इनमें से किस में आती है? हिंदी शतम वर्ग का हिस्सा है। अच्छा, तो अब हम भारोपीय परिवार के शतम वर्ग में हैं। यहां से आगे का रास्ता? शतम वर्ग से एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा निकली जिसे भारत ईरानी या इंडो ईरानी शाखा कहते हैं। भारत ईरानी। जी, फिर ये भारत ईरानी शाखा भी तीन भागों में बंटी: ईरानी, दर्द और तीसरी भारतीय आर्य भाषा। तो हमारी हिंदी का विकास इसी भारतीय आर्य भाषा से हुआ है। बिल्कुल सही, यही हमारी हिंदी का मूल स्रोत है। ठीक है, तो अब हमें भारतीय आर्य भाषाओं के इस लंबे सफर को समझना है। इसे समझने के लिए कुछ कालखंडों में बांटा गया है ना? जी, इसे तीन कालों में बांटा गया है ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहला है प्राचीन काल। इसका समय क्या था? ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें दो मुख्य भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, प्राचीन काल के बाद? इसके बाद आता है मध्यकाल। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसमें तीन भाषाएं मुख्य थीं: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और फिर तीसरा काल? तीसरा है आधुनिक काल, जो 1000 ईस्वी से शुरू होकर अब तक चल रहा है। इसमें हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी आज की भाषाएं आती हैं। चलिए, तो इस यात्रा को प्राचीन काल से शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इनमें क्या अंतर था? देखिए, वैदिक संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक थी। इसे वैदिकी या छंदस भी कहते हैं। अच्छा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, ये यज्ञ और अनुष्ठानों की भाषा थी। तो फिर लौकिक संस्कृत क्या थी? लौकिक संस्कृत, जो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही, वो वैदिक संस्कृत का ही एक सरल और व्यवस्थित रूप थी। और इसी भाषा में पाणिनि ने अपना महान ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी तो व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जी, और हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत वो भी इसी लौकिक संस्कृत में रचे गए। ठीक है, तो ये था प्राचीन काल। अब आते हैं मध्यकाल पर। यहाँ सबसे पहली भाषा थी पाली। जी, प्रथम प्राकृत यानी पाली। इसका समय था 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया। देश भाषा मतलब आम लोगों की भाषा? बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश इसी भाषा में दिए थे ताकि बात जन जन तक पहुंचे। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, श्रीलंका में इसे मागधी भी कहा जाता है। पाली के बाद मध्यकाल में अगली भाषा कौन सी थी? पाली के बाद आई द्वितीय प्राकृत। इसका समय पहली ईस्वी से
500 ईस्वी तक था। और इसका क्या महत्व था? अगर पाली का संबंध बौद्ध धर्म से था, तो प्राकृत का गहरा संबंध जैन धर्म से था। भगवान महावीर के उपदेश और ज्यादातर जैन साहित्य इसी में है। और क्या प्राकृत के भी कोई व्याकरण लिखने वाले विद्वान हुए, जैसे पाणिनि संस्कृत के थे? हाँ बिल्कुल, प्राकृत के सबसे बड़े विद्वान थे हेमचंद्र। उन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि, ये याद रखने वाली बात है। जी। इसके अलावा वरुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भी इसका जिक्र किया है। तो प्राकृत भी एक ही तरह की नहीं थी, इसके भी भेद थे? जी, इसके 5 प्रमुख भेद थे: शौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, तो पाली फिर प्राकृत, इसके बाद आती है अपभ्रंश। इसका नाम थोड़ा अजीब है, इसका मतलब क्या है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट या गिरा हुआ। इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इसे गिरा हुआ क्यों कहते थे? क्योंकि ये उस समय के व्याकरण के नियमों से थोड़ी अलग, मतलब आम बोलचाल की भाषा थी। एक तरह से ये प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी थी। पुल का काम किया इसने? हाँ। अच्छा। इसकी एक और खासियत थी, इसे उकार बहुला भाषा कहते हैं। उकार बहुला मतलब शब्दों के अंत में ऊ की ध्वनि का बहुत प्रयोग होता था, जैसे घरू, कामू। और इसके प्रमुख लेखक कौन थे? इसके सबसे बड़े लेखक थे स्वयंभू। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। उनकी रचना है पौंचर्यु। अपभ्रंश के साथ एक और नाम जुड़ा है, अवहट। ये क्या है? जब अपभ्रंश अपने अंतिम दौर में थी, तो उसका एक और बदला हुआ रूप सामने आया, उसी को अवहट्ट कहा गया। मतलब अपभ्रंश का भी अपभ्रंश? बिल्कुल सही। आप इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कह सकती हैं। प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका इसी अवहट्ट में लिखी थी। तो अब हम आधुनिक काल में आ गए। यहाँ जो हमारी आज की भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, गुजराती, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया? सबसे पहला प्रयास तो AFR हॉर्ने ने 1880 में किया था। लेकिन जो वर्गीकरण परीक्षा के लिए मानक माना जाता है, वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। उन्होंने किस आधार पर वर्गीकरण किया? उन्होंने क्षेत्र के आधार पर किया, जैसे उदीच यानी उत्तरी, जिसमें सिंधी, लहंदा, पंजाबी आती हैं। ठीक है। फिर प्रतीच्छ यानी पश्चिमी, जिसमें गुजराती है। मध्य देशीय यानी बीच का हिस्सा, इसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हैं। और पूर्वी भारत की भाषाएं? उड़िया, असमिया, बंगाली। और दाक्षिणात्य यानी दक्षिणी वर्ग में सिर्फ मराठी है। ये पूरी यात्रा तो बहुत ही दिलचस्प रही। अगर हमें किसी को संक्षेप में हिंदी के विकास का क्रम बताना हो, तो वो क्या होगा? ये क्रम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत से निकली पाली। पाली से बनी प्राकृत। प्राकृत से आई अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट का दौर। और फिर उसी से हमारी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का जन्म हुआ, लगभग 1100 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की चर्चा के अंत में 5 सबसे जरूरी बिंदु, जिन्हें हम स्वर्णिम बिंदु कह सकते हैं, उन्हें दोहरा लेते हैं। जी, ये एक क्विक रिवीजन की तरह हो जाएगा। तो पहला स्वर्णिम बिंदु क्या है? पहला ये कि हिंदी भारोपीय परिवार के शतम वर्ग की भाषा है। ठीक है। दूसरा बिंदु? दूसरा, पाली भारत की प्रथम देश भाषा है और ये भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। सही है। तीसरा बिंदु क्या था? तीसरा, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। और चौथा बिंदु? चौथा ये कि अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। और पांचवा और सबसे जरूरी बिंदु? पांचवा है सही क्रम, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और फिर हिंदी। ये था हिंदी मास्टर क्लास टॉपिक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।